हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद शो। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है केवाईसी। तो फ्रेंड्स, नो योर कस्टमर, केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर, उसके बारे में जानेंगे। सीडीडी क्या होता है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में CKYCR क्या होता है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री होती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, मतलब जब आगे लेक्चर बढ़ेगा तो वहाँ पर एक गलती हो गई है। वो ये है कि पैन कार्ड को मैंने OBD बताया हुआ है, लेकिन जो अपडेटेड RBI की गाइडलाइन है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से पैन कार्ड इज नॉट एन OBD, मतलब पैन कार्ड एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है। याद रखिएगा कि पैन कार्ड OBD नहीं है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा OBD नहीं है, तो आपको देखिएगा पैन कार्ड ही उसमें आंसर रहता है, क्योंकि कन्फ्यूज करता है लोगों को। ऐसा लगता है कि पैन कार्ड तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, पर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट KYC के लिए जो 6 वैलिड डॉक्यूमेंट हैं उनमें पैन कार्ड का जिक्र नहीं होता है। तो 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कौन से हैं वो भी एक बार देख लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस OBD है, पासपोर्ट OBD है, आधार कार्ड का होना या आधार कार्ड आपके पास इस बात का प्रमाण होना भी एक OBD है। वोटर ID जो आपकी बनती है इलेक्शन कमीशन जिसे इशू करता है वो भी। नरेगा है ना, नरेगा की तरफ से जो जॉब कार्ड इशू किए जाते हैं वो भी OBD माना जाता है। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तरफ से जो आपको लेटर इशू किया जाता है जिसमें आपका नाम और एड्रेस वगैरह लिखा होता है फ्रेंड्स, वो भी एक OBD होता है। तो कुल मिलाकर के ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट 6 हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID, उसके बाद में नरेगा का जॉब कार्ड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का एक लेटर। तो कुल मिलाकर के ये 6 OBD हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि पैन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बात याद रख करके जाइएगा, एग्जाम में आपके काम आ सकती है कि पैन कार्ड OBD है या नहीं। तो पैन कार्ड OBD नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो ये इतनी बातें हमने समझ ली। तो आइए अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि KYC, CDD और ये सब क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि KYC क्या होता है। में पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, नो योर कस्टमर की पॉलिसी लाई क्यों गई थी फ्रेंड्स, ताकि ये इसका लाने का पर्पज़ था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मतलब लोग गलत सलत ट्रांजेक्शन ना कर पाएँ। पहले क्या होता था, जब KYC पॉलिसी प्रॉपर्ली नहीं इम्प्लीमेंट हुई थी फ्रेंड, तो लोग क्या करते थे, बेनामी खाते खोल देते थे, किसी के भी नाम से खाता खोल देते थे, उसमें पैसे डालते और निकालते रहते थे। तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता नहीं चल पाता था कि ये फ्रॉड कौन कर रहा है। अब जब से KYC हुआ है, इवन अभी भी फ्रॉड होते हैं, लेकिन कम से कम ये है कि अब किसी ना किसी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ना कुछ उस खाते में लगा हुआ मिलता है, जिससे अगर कोई फ्रॉड हो रहा है किसी अकाउंट में, बराबर ट्रांजेक्शन फ्रॉड वाली आ रही हैं, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा ईजी हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो बेसिक पर्पज़ नो योर कस्टमर का यही था कि हमें अपने कस्टमर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी कहाँ रहता है, क्या नाम है, सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो KYC गाइडलाइन इसी पर्पज़ से लाई गई थी। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो 2002 में आया था। एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड का रूल आया है, मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है अगर, तो उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का रूल है वो 2005 में लाया गया था। तो इसके तहत बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टेन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। हर बैंकों को किसी भी कस्टमर का अकाउंट खोलने से पहले कुछ सर्टेन जो है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर को पहचानने के प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं वाइल ओपनिंग ऑफ अकाउंट, एंड आल्सो रिक्वायर्ड टू मॉनिटर ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट। और साथ ही साथ बैंकों की जिम्मेदारी होती है कि वो कस्टमर के खाते में मतलब ट्रांजैक्शन को भी मॉनिटर करें फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा KYC गाइडलाइन जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की जाती है। एक तरीके से कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल 2005 में जो आया था, उसके तहत बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टेन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। इसमें बैंक को कस्टमर को पहचानने का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जब अकाउंट को खोला जाता है, और साथ ही साथ उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन भी मॉनिटर की जाती हैं। देयर शैल बी नो योर पॉलिसी, अब हर एक बैंक में KYC पॉलिसी होनी चाहिए जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। हर एक बैंक में नो योर कस्टमर KYC पॉलिसी होनी चाहिए जो कि उनके खुद के बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अप्रूव होनी चाहिए, या कोई ऐसी कमेटी जिसको बोर्ड ने ये पावर दे रखी है कि वो KYC पॉलिसी को अप्रूव कर सके। तो हर एक बैंक में ये बात होनी चाहिए कि उनकी खुद की KYC पॉलिसी होनी चाहिए जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, अब KYC पॉलिसी में 4 जो है की एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। ओके, इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, बस केवल हम जान लेंगे कि वो 4 की एलिमेंट्स क्या हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इनमें से KYC पॉलिसी का कौन सा
एलिमेंट नहीं है। तो पहला 4 जो की एलिमेंट है फ्रेंड्स, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये 4 होते हैं फ्रेंड्स केवाईसी पॉलिसी के तहत। 4 की एलिमेंट क्या हैं? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, जो कस्टमर आया है आपके पास अकाउंट खोलने, क्या हमको उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ओके। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, अब नहीं मतलब किसी कस्टमर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई पर्सन पाकिस्तानी नेशनलिटी का है, बांग्लादेशी नेशनलिटी का है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आरबीआई की लिस्ट में है, फ्रॉड करने वाली लिस्ट में है, तो ऐसे पर्सन को हम एज ए कस्टमर नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ये सारे, ठीक है। तो इसीलिए वो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी बनाई गई है कि हम किस मतलब कस्टमर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस कस्टमर को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट, हर एक कस्टमर के साथ में रिस्क जुड़ा होता है, उस रिस्क को भी मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए कस्टमर को कैटेगराइज किया जाता है रिस्क के आधार पर। लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर और हाई रिस्क कस्टमर होता है। लो रिस्क कस्टमर का फ्रेंड्स हम केवाईसी हर 10 साल में अपडेट करते हैं, मीडियम रिस्क का हर 8 साल में अपडेट करते हैं और हाई रिस्क कस्टमर का हर 2 साल में अपडेट करते हैं फ्रेंड्स, ओके। अभी आगे इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ये होता है CIP होता है फ्रेंड्स। हर एक कस्टमर को पहचानने के लिए कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, वो आता है आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में। और चौथा होता है फ्रेंड्स जो मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसके तहत हम जो भी 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन है या विदेश से कोई रेमिटेंस आया हो, उन सभी ट्रांजैक्शंस पर मॉनिटरिंग करते हैं, नज़र रखते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो ये सारा कुछ आपका केवाईसी पॉलिसी के तहत आता है। तो केवाईसी पॉलिसी में फ्रेंड्स हमें 4 की एलिमेंट हो गए, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये 4 चीज़ें हम करते हैं। अब जब भी आप किसी कस्टमर की केवाईसी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें जो है ध्यान रखनी होती है। बैंक शैल इंश्योर दैट, ये कुछ सर्टेन 7-8 पॉइंट है फ्रेंड्स। नो अकाउंट इज ओपन इन द एनोनिमस और फिसिटियस बेनामी नेम, किसी भी मतलब एनोनिमस नेम में कोई नाम नहीं है या फिक्शनल नाम है या बेनामी नाम का कोई खाता हम नहीं खोलेंगे। अकाउंट अगर ओपन करना है तो किसी सर्टन पर्सन का होना चाहिए, राम श्याम मोहन ऐसा होना चाहिए, ना कि जो है कोई ऐसा नाम हो जो कि फिक्शन टाइप का हो, है ना, महारानी या फलाना ऐसे करके नहीं होना चाहिए। अकाउंट जो है किसी पर्सन के नाम से ओपन होना चाहिए, बेनामी खाते नहीं खोलने चाहिए। नो अकाउंट इज ओपन वेयर बैंक इज अनेबल टू अप्लाई अप्रोप्रिएट CDD, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। CDD क्या होता है फ्रेंड्स? कस्टमर ड्यू डिलीजेंस होता है। इसमें क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट कस्टमर सबमिट करता है उसकी रिलायबिलिटी चेक की जाती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, अथेंटिक है या नहीं है। तो उस कस्टमर ड्यू डिलीजेंस अगर नहीं कर पा रहा है बैंक, तो बैंक कोई खाता नहीं ओपन करेगा। और कस्टमर ड्यू डिलीजेंस क्यों नहीं कर पा रहा है? आइदर ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन ऑफ कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहा है हमारे साथ में, आर नॉन रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कस्टमर, या जो कस्टमर ने डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड हमें दिए हैं वो विश्वसनीय नहीं हैं, डाउटफुल हैं, या हम वेबसाइट पर जब चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर वो फाइंड नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर हम प्रॉपर कस्टमर ड्यू डिलीजेंस नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोई भी उस कस्टमर का अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। नो ट्रांजैक्शन आर अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप अंडरटेकन विदाउट फॉलोइंग द CDD प्रोसीजर, जब तक कस्टमर ड्यू डिलीजेंस ना हो जाए। कहने मतलब हुआ कि हम ये वेरीफाई ना कर लें कि कस्टमर अथेंटिक है, जेन्युइन है, तब तक हम उसके साथ में कोई ट्रांजैक्शन या अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश करेंगे किसी भी कस्टमर के साथ में। द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन टू बी सॉट फॉर KYC प्रोसेस वाइल ओपनिंग एन अकाउंट एंड ड्यूरिंग द पीरियोडिक अपडेशन, तो जब भी अकाउंट ओपन किया जा रहा है उस समय या पीरियोडिक अपडेशन जब है उस समय हम जो भी ज़रूरी KYC जानकारी है ना, जो भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आवश्यक सूचना है उसको हम KYC के तहत मांग सकते हैं कस्टमर से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जो भी चाहिए होगा, अगर आप उसे कस्टमर से मांगते हैं तो उसे देना होगा। पीरियोडिक अपडेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, अगर लो रिस्क कस्टमर है तो 10 साल में अपडेशन होता है, मीडियम रिस्क कस्टमर है तो उसका 8 साल में हम अपडेशन करते हैं, और हाई रिस्क के कस्टमर के केस में 2 साल में उसका KYC अपडेशन करते हैं। इसका मतलब समझ गए होंगे। पहली बार मान लीजिए खाता खोला किसी कस्टमर ने, तो वो अगर हाई रिस्क है तो 2 साल बाद उसका KYC डॉक्यूमेंट हम दोबारा मांगते हैं कि अब आप फिर से हमें फ्रेश जो है नो योर कस्टमर वाला डॉक्यूमेंट दे दीजिए, इसमें आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए,
ओके। पांचवा है CDD प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर ऑल जॉइंट अकाउंट होल्डर व्हाइल ओपनिंग द जॉइंट अकाउंट। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई कस्टमर आता है, 2-3 कस्टमर मिल करके जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं और सभी मिल करके जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, और ए कहता है कि मैं सिर्फ अपने ही KYC डॉक्यूमेंट्स दूंगा और बी और सी नहीं देंगे क्योंकि मैं KYC दे रहा हूँ, यही पर्याप्त है। तो ऐसे केस में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं ए, बी और सी, तो हम हर एक इंडिविजुअल का यहाँ पर KYC करेंगे फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिएगा, हर एक का, ऑल द जॉइंट अकाउंट होल्डर का KYC किया जाता है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस किया जाता है। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, अगर 10 लोग हैं जॉइंट अकाउंट में तो 10 लोगों का KYC किया जाएगा। CDD का मतलब समझ गए हैं, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं वो ऑथेंटिक हैं। ओके। सर्कमस्टेंसेस इन विच अ कस्टमर इज परमिटेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन इज क्लियरली स्पेल्ड आउट। अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है जब एक कस्टमर के बिहाफ पर कोई दूसरा आदमी अगर काम करना चाहता है, तो ये बात जो है बहुत ही क्लियरली जो है मेंशन होनी चाहिए, बहुत ही क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए। कई बार ट्रस्ट वगैरह के केस में ऐसा होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है कि आप अकाउंट को मॉनिटर करेंगे, आप अकाउंट को चलाएंगे, तो उस केस में ये चीज़ क्लियरली स्पेल आउट होनी चाहिए। A suitable system is put in place to ensure that the identity of customer does not match। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, RBI की जो लिस्ट होती है कासन लिस्ट होती है फ्रेंड्स, जिसमें वो बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ऐसे कस्टमर की लिस्ट जारी करता है जिनको हम मतलब जो फ्रॉड हैं या फिर कुछ हैं जिन्होंने गड़बड़ कर रखी है, तो उनकी लिस्ट में उस कस्टमर का नाम नहीं होना चाहिए। ये बात भी हमें इंश्योर करनी होती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है फ्रेंड्स जब हम KYC करते हैं अपने कस्टमर का। KYC पॉलिसी के तहत 4 की एलिमेंट कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये 4 जो है की एलिमेंट्स हो गए। बैंकों को क्या बातें इंश्योर करनी है जब भी KYC करते हैं, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करते हैं? कोई भी अकाउंट जो है बेनामी नाम से या एनोनिमस नाम से या फिक्शनल नाम से नहीं खोला जाएगा। नो अकाउंट इज ओपन, कोई भी अकाउंट नहीं ओपन किया जाएगा अगर जो है बैंक CDD कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर अप्रोप्रिएटली नहीं कर पाता है। अब CDD क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट कस्टमर ने सबमिट किए हुए हैं, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट जो है रिलायबल ना हो, विश्वसनीय ना हो, या फिर कस्टमर ही कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो उस केस में अगर हम कस्टमर ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसका कोई अकाउंट ओपन नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ओके, जब तक CDD ना हो जाए, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस ना हो जाए, हम कस्टमर को अच्छे से आइडेंटिफाई पहचान ना लें, तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन या अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं की जाती है। जब भी आप पहली बार अकाउंट ओपन कर रहे हों या जब भी पीरियोडिक अपडेशन कर रहे हो KYC का, तो जो भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो आप कस्टमर से मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेशन का क्या केस है? लो रिस्क के केस में कस्टमर का हम 10 साल में KYC अपडेट करते हैं, मीडियम रिस्क के केस में 8 साल में हम KYC अपडेट करते हैं, और हाई रिस्क के कस्टमर के केस में 2 साल में उसका KYC अपडेट करते हैं। देखिए, हाई रिस्क कस्टमर है यानी रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए 2 ही साल में हम उसका दोबारा से एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब कुछ मांग रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, CDD प्रोसीजर जो है, अगर जॉइंट अकाउंट में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए CDD और KYC किया जाता है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस हम सभी के लिए करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आदमी का कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कर दिया या KYC कर दी और बाकी को छोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति को किसी कस्टमर के बिहाफ पर काम करना है तो ये बात क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए, केवल वर्बली कह देने से बात नहीं बनेगी। उसके बाद में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिस्ट में जो कॉशन लिस्ट है उसमें अगर किसी पर्सन का नाम है तो उसका अकाउंट नहीं खोला जाएगा। इस चीज़ के लिए एक सुटेबल सिस्टम होना चाहिए। हम ऐसे व्यक्ति का खाता नहीं खोलेंगे जिसको RBI ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, जिसको RBI ने कॉशन कर रखा है। अब रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाई जाती है फ्रेंड्स, कैटेगराइजेशन किया जाता है। फॉर रिस्क मैनेजमेंट बैंक शैल हैव अ रिस्क बेस्ड अप्रोच व्हिच इंक्लूड फॉलोइंग। अब रिस्क मैनेजमेंट के लिए बैंकों को क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स कि रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनानी होती है, जिसमें क्या क्या होता है? कस्टमर शैल बी कैटेगराइज्ड इनटू लो, मीडियम एंड हाई रिस्क कैटेगरी। कस्टमर को हम क्या करेंगे? 3 कैटेगरी में बांट देंगे, लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर और हाई रिस्क कैटेगरी, बेस्ड ऑन द असेसमेंट एंड रिस्क परसेप्शन ऑफ द बैंक। और ये कैसे किया जाता है? बैंक का जो भी काम करता है, जो भी उसकी स्थिति है, उसके हिसाब से हम एक असेसमेंट करते हैं कि ये कस्टमर किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। रिस्क कैटेगराइजेशन शैल बी अंडरटेकन बेस्ड ऑन द पैरामीटर। अब रिस्क कैटेगराइजेशन किस बेसिस पर करेंगे? सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या पैरामीटर? कस्टमर की पहचान,
सोशल या फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है उसका, जो बिजनेस कर रहा है उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स बिजनेस एंड देयर लोकेशन। ये सारी बातें मिला करके ही हम कस्टमर के बारे में उसका रिस्क कैटेगराइजेशन करते हैं फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई रिस्क मैनेजमेंट के लिए। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बैंक को क्या करना पड़ता है, रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनानी पड़ती है, जिसके तहत हम कस्टमर को 3 कैटेगरी में, लो रिस्क कैटेगरी, मीडियम रिस्क कैटेगरी और हाई रिस्क कैटेगरी में बांटते हैं। और ये बांटते कैसे हैं, बैंक के अपने असेसमेंट के आधार पर। और असेसमेंट कैसे किया जाता है, बैंक जो है सर्टेन पैरामीटर को ध्यान रखते हुए असेसमेंट करता है। कस्टमर का आइडेंटिटी कैसी है, उसका सोशल या फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, जो बिजनेस कर रहा है उसका नेचर कैसा है, किस टाइप का बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, सिंपल सी दुकान है या क्या है, ये सारी चीज़ें हम किस लोकेशन पर बेस्ड है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम रिस्क कैटेगराइजेशन करते हैं कि वो कस्टमर लो रिस्क कस्टमर है, हाई रिस्क कस्टमर है, मीडियम रिस्क कस्टमर है। व्हाइल कंसिडरिंग कस्टमर्स आइडेंटिटी, द एबिलिटी टू कंफर्म आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट थ्रू ऑनलाइन और अदर सर्विस ऑफर्ड बाय यूजिंग अथॉरिटी में आल्सो बी फैक्टर्ड इन। अब जब भी आप कस्टमर की आइडेंटिटी जो है वेरीफाई कर रहे हैं, तो उस समय जो भी डॉक्यूमेंट उसने सबमिट किए हुए हैं, मान लीजिए उसने पैन कार्ड सबमिट किया है, आपको आधार कार्ड सबमिट किया है, तो पैन कार्ड जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर के चेक किया जा सकता है कि किसको असाइंड है। आधार कार्ड भी यूआईडी की वेबसाइट पर जाकर के हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं जिससे हम ऑथेंटिसिटी अप्रूव कर सकें, चाहे वो ऑनलाइन तरीके से या कोई अदर सर्विस के तरीके से, हम अगर डॉक्यूमेंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये उसी पर्सन को बिलोंग करता है, तो वो हम करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि कस्टमर 3 तरीके के होते हैं, लो, मीडियम और हाई रिस्क। इनके अपडेशन का पीरियड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लो रिस्क के लिए 10 साल में है, मीडियम रिस्क के लिए 8 साल में है और हाई रिस्क के लिए फ्रेंड्स 2 साल में होता है। अब ये रिस्क हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा कस्टमर किस कैटेगरी में आएगा, तो वो डिपेंड करता है कि उसका सोशल फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कस्टमर की पहचान क्या है और उसके बिजनेस की नेचर क्या है, किस तरीके का बिजनेस कर रहा है, किस लोकेशन पर बेस्ड है। तो इन सभी बातों के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कस्टमर हमारा लो रिस्क कस्टमर है, हाई रिस्क या मीडियम रिस्क कस्टमर है। अब जब भी कस्टमर अपना आइडेंटिटी मतलब जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी देगा, तो उसको हम या ऑनलाइन चेक कर लेंगे या कोई और तरीके से हम जो भी इशू करने वाली अथॉरिटी है उससे चेकअप करवा लेते हैं कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है फ्रेंड्स। ओके, व्हाइल अंडरटेकिंग कस्टमर आइडेंटिफिकेशन बैंक शैल इंश्योर दैट। अब जब भी आप कस्टमर को पहचान कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या बातें वहाँ पर ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि ये काम जो केवाईसी वाला काम आपको करना है उसे आप जो है आउटसोर्स नहीं करेंगे, खुद से चेक करिए। कभी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको केवाईसी नहीं करवानी है, पहली बात, ठीक है। डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग कंप्लायंस विद द केवाईसी नाम शैल नॉट बी आउटसोर्स। ओके, तो डिसीजन मेकिंग फंक्शन जो है कंप्लायंस का केवाईसी नाम के लिए हमें आउटसोर्स नहीं करना है, यानी बैंक खुद ये बात चेक करे कि जो कस्टमर की केवाईसी नाम से वो सही हैं या नहीं है। इंट्रोडक्शन शैल नॉट बी sought व्हाइल ओपनिंग अकाउंट। याद रखिए कि जो है अगर अकाउंट ओपन किया जा रहा है तो उसमें किसी भी कस्टमर से इंट्रोडक्शन नहीं मांगा जाएगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए, उसको हम नहीं मांगेंगे, बल्कि उसके जो डॉक्यूमेंट है वही पर्याप्त होते हैं उसके इंट्रोडक्शन के लिए। तीसरा पॉइंट है कस्टमर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एडिशनली ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, ओबीडी, ठीक है। किसी भी कस्टमर को एडिशनल ओबीडी के लिए नहीं मांगा जाएगा अगर उसने जो ओबीडी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होता है फ्रेंड्स, ओबीडी आगे अगर हम ओबीडी को रेफर करेंगे तो ध्यान रखिएगा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, ये 6 होते हैं, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो कस्टमर ने अगर जो ओबीडी दी है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, अगर उसमें उसकी पहचान और उसके प्रूफ, एड्रेस का प्रूफ हमें मिल जाता है तो हम उससे कोई एक्स्ट्रा जो है ओबीडी नहीं मांगेंगे। अगर कोई एक ऐसा, जैसे आधार कार्ड होता है उसमें एड्रेस भी होता है, उसमें उसकी पहचान भी होती, फोटो वगैरह भी होती, नाम भी होता है, तो ऐसे केस में हम उससे कोई और ओबीडी नहीं मांगते हैं। ऑफिशियली गाइडलाइन यही है। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मनरेगा कार्ड, ठीक है। उसके बाद में नरेगा कार्ड हो गया आपका फ्रेंड्स, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया। तो ये सारे होते हैं फ्रेंड्स। इसमें से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड में थोड़ा सा डाउट बनता है, तो याद रखिएगा कि पैन कार्ड को एज ए ओबीडी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लेकिन जितना मैंने आरबीआई वगैरह की वेबसाइट पर देखा है उस हिसाब से पैन कार्ड को ओबीडी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 6 होते हैं फ्रेंड्स, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गए 3, उसके बाद में
नरेगा का कार्ड हो जाता है 4 और एक आधार कार्ड हो जाता है 5, एक और बचता है फ्रेंड्स। अभी देख लीजिएगा, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो है कि पैन कार्ड को हम एज ए ओबीडी एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ओके, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के तहत। तो कस्टमर एट देयर ऑप्शन शैल सबमिट वन ऑफ द 6 ओबीडी फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। तो इन 6 में से एक ओबीडी को अपने आइडेंटिटी के लिए या प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए सबमिट कर सकता है। कस्टमर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश सेपरेट प्रूफ ऑफ करंट एड्रेस इफ़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। तो कस्टमर को ज़रूरत नहीं होती कि वो एक सेपरेट जो है करंट, मान लीजिए करंट एड्रेस अलग है, ओबीडी में जो एड्रेस है वो अलग है और करंट एड्रेस अलग है, तो कस्टमर को जो है सेपरेट प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई कंपलसरी नहीं होता है। इन केस ऑफ इट इज ऑब्जर्व दैट एड्रेस मेंशन इन एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस हैज अंडरगॉन ए चेंज, बैंक शैल इंश्योर दैट फ्रेश प्रूफ ऑफ एड्रेस इज ऑब्टेन्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब अगर ये देखा जाता है कि जो ओबीडी में एड्रेस है वो और जो प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिट या जो एड्रेस सबमिट कर रहा है कस्टमर, उसमें दोनों में डिफरेंस है, पहले आप कहीं और रहते थे अब आप कहीं और रह रहे हैं, तो अगर ऐसे चेंजेस मतलब आते हैं तो उसको 6 महीने के अंदर में करंट एड्रेस अपडेट करवा करके बैंक के पास जमा करवा देना होता है। द ई-केवाईसी सर्विस ऑफ UIDAI है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड की हमारी सर्विस देती है, वहाँ पर ई-केवाईसी सर्विस जो है अगर UIDAI शैल बी एक्सेप्टेड एज ए वैलिड प्रोसेस फॉर केवाईसी वेरिफिकेशन। तो ये कह रहे हैं कि अगर केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए अगर आप UIDAI का जो ई-केवाईसी सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी सर्विस है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ वगैरह सारा कुछ अवेलेबल होता है ऑलरेडी आधार की वेबसाइट पर, UID की वेबसाइट पर। एज ए रिजल्ट ई-केवाईसी प्रोसेस इज ट्रीटेड एज ओबीडी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ई-केवाईसी प्रोसेस को भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो केवाईसी का डेटा होता है वो UIDAI की वेबसाइट से सीधे जो है बैंक की वेबसाइट पर ट्रांसफ़र हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक रीसेंट फोटोग्राफ हम लेते हैं कस्टमर का केवाईसी के तहत, और एनी सच डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस, अगर हमें कस्टमर किस तरीके का बिजनेस कर रहा है उसके बारे में जानने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है तो हम वो भी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एज पर जो इनकम टैक्स रूल के रूल नंबर 114B कहता है कि अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या BSBD अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, नॉर्मल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या BSBD अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो बैंक को आपको पैन नंबर देना होता है, पैन कार्ड देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। पैन नंबर देना होता है एज पर रूल नंबर 114B ऑफ इनकम टैक्स रूल, ओके। चाहे आपको नॉर्मल अकाउंट खोलना है चाहे BSBD अकाउंट खोलना है, आपको पैन नंबर देना होता है। साथ ही साथ अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं ब्रांच में और वो 50,000 रुपये से ऊपर का कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो भी पैन की ज़रूरत होती है, अगर पैन कार्ड ऑलरेडी खाते में नहीं सीडेड है, अगर पैन पहले से ही नहीं फीड है खाते में, तो उस केस में भी जो है 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन के लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। अब अगर कोई पर्सन है जिसका उसमें पैन अकाउंट नंबर नहीं है, पैन नंबर नहीं है, मान लीजिए पैन कार्ड है ही नहीं, तो उसे फॉर्म 60 भर के देना पड़ता है फ्रेंड्स, ओके। तो शैल मेक अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म 60 गिविंग देयर इन द पर्टिकुलर ऑफ सच ट्रांजेक्शन, तो उसे फॉर्म 60 भरना पड़ेगा जिसमें वो अपनी कोई भी जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसकी डिटेल्स देगा। एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड सेकंड अमेंडमेंट रूल 2017, इफ ए पर्सन इज ए इंडिविजुअल हु इज इनेबल टू एनरोल फॉर आधार नंबर, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये बोल रहे हैं कि अगर मतलब नियम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो आधार नंबर के लिए मतलब इनरोल कर सकता है, अगर वो कर सकता है तो उसे नॉर्मली आधार कार्ड सबमिट कर देना चाहिए और साथ ही साथ में पैन कार्ड सबमिट कर देना चाहिए, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 का एक डिक्लेरेशन दे देना चाहिए बैंक को नॉर्मली। मतलब कहने का ये है कि अगर ये 2 चीज़ें आप दे देते हैं तो आपकी केवाईसी की फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स, ओके। तो ये काफ़ी सारी बातें हो गई फ्रेंड्स यहाँ पर। तो जब भी आप कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। एक तो हम केवाईसी जो है कभी भी आउटसोर्स नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी से हम नहीं करवा सकते हैं, केवाईसी बैंक को ही करनी होती है। दूसरा, किसी भी कस्टमर से हम उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाने के लिए कहेंगे, आप दो गारंटर लेकर के ये दो लोग जो आपको पहचानते हैं उनको ला करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए, ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर जो है कस्टमर ने जो ओबीडी दिया है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट दिया है, अगर उसमें जो है आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों है तो हम उससे कोई और एक्स्ट्रा जो है ओबीडी नहीं मांगते हैं। ओबीडी का मतलब होता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, इसमें आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा कार्ड और
आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं। पैन कार्ड में डाउट है फ्रेंड्स, एक बार चेक करके आप लोग भी ज़रा आरबीआई की वेबसाइट पर थोड़ा सा मेहनत कीजिए और ये देखिए क्या पैन कार्ड को ओबीडी की तरह एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं किया सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कस्टमर जो है अपने अपने हिसाब से 6 जो ओबीडी होते हैं फ्रेंड्स, उनमें से कोई भी एक जो है दे सकता है आपको आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए। देखिए जो पैन कार्ड होता है उसमें एड्रेस प्रूफ वगैरह मेरे ख्याल से नहीं होता है शायद ना, तो इसलिए देना नहीं बनता है। यस, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पैन कार्ड होता है वो ओबीडी में नहीं आता है। 6 हमारे जो ओबीडी होते हैं, एक तो होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, पासपोर्ट ले लीजिए, आधार कार्ड आप ले सकते हैं, 3 ये हो गए। उसके बाद में मनरेगा का जो जॉब कार्ड इशू होता है वो भी एक्सेप्टेबल होता है। वोटर आईडी हो गई आपकी, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये हो गए। और एक होता है जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है फ्रेंड्स, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तरफ से इशू सर्टिफिकेट भी काम आता है। तो ये 6 होते हैं फ्रेंड्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी और मनरेगा का जॉब कार्ड या फिर जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तरफ से कार्ड इशू जो किया जाता है, ये सारे होते हैं। पैन कार्ड को आप एज ए ओबीडी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इन 6 में से कोई भी ओबीडी जो है कस्टमर आपको सबमिट कर सकता है। अब कस्टमर को कोई भी अलग से सेपरेट जो है करंट एड्रेस का प्रूफ नहीं देने की ज़रूरत होती है, अगर ओबीडी का एड्रेस और करंट एड्रेस डिफरेंट है तो, ठीक है। फिर भी नॉर्मली बैंक क्या करता है, अगर मान लीजिए करंट एड्रेस का प्रूफ जो है नहीं है उसके पास में, तो उससे कोई भी 2 महीने के, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पुराना बिल लिया जा सकता है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले लीजिए और चाहे गैस का बिल ले लीजिए, चाहे पोस्ट पेड बिल ले लीजिए। अगर 2 महीने से पुराना नहीं है तो उसे एज ए करंट एड्रेस का प्रूफ मान करके चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब अगर जो है जो एड्रेस ओबीडी में है और जो एड्रेस जो है सबमिट किया जा रहा है, मतलब कहने का ये है कि अगर ओबीडी के एड्रेस से और जो एड्रेस लिख रहा है कस्टमर अपने फॉर्म पे, उसमें दोनों में अगर चेंजेस है तो 6 महीने के अंदर में फ्रेश प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है दे देना होता है कस्टमर को ला करके, जिसमें करंट एड्रेस अवेलेबल हो। ओके, अब उसके बाद में ओबीडी के 6 डॉक्यूमेंट तो हम ले ही सकते हैं। साथ ही साथ में अगर कोई कस्टमर UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की केवाईसी सर्विस के तहत भी जो है अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, तो उसे भी हम वैलिड ओबीडी मानते हैं। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर केवाईसी प्रोसेस को भी माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अथराइज कर रखा कि केवाईसी के तहत अगर कोई कस्टमर अकाउंट ओपन करवाता है तो वो भी एज ए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में उसका रिसेंट फोटोग्राफ लेना होता है ताकि आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, उसके बाद में उसका बिजनेस कैसा है, उसका बिजनेस का नेचर कैसा है, उसके लिए अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हम कस्टमर से मांग सकते हैं। तो ये सारी बातें, इतनी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब थोड़ा पैन कार्ड के बारे में जानते हैं। कोई भी अकाउंट अगर ओपन कर रहे हैं आप, BSBDA हो चाहे BSBDA अकाउंट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इनकम टैक्स का रूल 114B कहता है कि आपको पैन कार्ड कोड करना पड़ता है, पैन कार्ड आपको देना पड़ता है। या कैश अगर जमा कर रहे हैं बैंक में 50,000 से ज़्यादा, तो उस केस में भी पैन देना पड़ता है, अगर पैन कार्ड ऑलरेडी खाते में नहीं डला हुआ है। अब अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका पैन नंबर नहीं है तो उसे फॉर्म 60 भरना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पर्सन के पास में पैन कार्ड नहीं है तो उसे फॉर्म 60 भर करके भी पैन कार्ड के इक्विवेलेंट काम चल सकता है। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड का जो सेकंड अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति जो है आधार कार्ड में एनरोल करने के लिए एलिजिबल है तो उसे बैंक को 2 चीज़ें सबमिट करनी चाहिए। एक तो आधार नंबर जो कि UIDAI द्वारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया हो। दूसरा पैन नंबर दे दे, पैन कार्ड दे दे, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर होता है, या फॉर्म 60 भर के दे दें एज पर इनकम टैक्स रूल 1962। तो ये 2 डॉक्यूमेंट अगर आप दे देते हैं बैंक को तो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है फ्रेंड्स आपके लिए। ओके, उसके बाद में अब हम अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स। हमने अभी तक KYC के बारे में जाना, अब हम CKYCR के बारे में जानेंगे। सेंट्रल KYC रजिस्ट्री होता है फ्रेंड्स। पहली बात तो ये जान लीजिए, CKYCR का मतलब होता है, C का मतलब सेंट्रल है, KYC का मतलब नो योर कस्टमर, R का मतलब रजिस्ट्री होता है। तो CKYCR के साथ में हम इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है हमें, शेयरिंग KYC इन्फॉर्मेशन, KYC की जानकारी हमें सेंट्रल KYCR रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री के साथ शेयर करना होता है। सेंट्रल KYCR रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री भी कहते हैं, CKYCR को सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री भी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, याद रखेंगे। तो अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरसई जिसके पास में हम अपना जब भी लोन वगैरह होता है तो सरसई में रजिस्टर करवाते हैं हम, तो सरसई को ही अथराइज कर रखा है
कि वो CKYCR का फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। यानी कि अगर हम कहें CKYCR हमारे देश में कौन करता है, तो सरसई रिस्पॉन्सिबल है CKYCR के लिए। या सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री कौन है, तो वो हमारी सरसई है। ओके, सरसई का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये होता है फ्रेंड्स आपका सरसई। तो सरसई जो है CKYCR के लिए क्या है, यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से CKYCR का फंक्शन एक्ट करता है, फंक्शन करता है कौन? सरसई करता है फ्रेंड्स। ओके, तो बैंक सेल कैप्चर द KYC इंफॉर्मेशन फॉर शेयरिंग विथ CKYCR इन अ मैनर मेंशन्ड इन द रूल एज रिक्वायर्ड बाई रिवाइज्ड KYC टेम्पलेट प्रिपेयर्ड फॉर इंडिविजुअल एंड लीगल एंटिटी एज द केस मे बी। तो बैंकों को क्या करना होता है? KYC के इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है फ्रेंड्स। किस मैनर में इकट्ठा करना होता है? जैसा CKYCR के नए जो है लेटेस्ट टेम्पलेट में दिया हुआ है कि इंडिविजुअल के लिए कैसे क्या क्या डेटा इकट्ठा करना है, लीगल एंटिटी के लिए क्या क्या डेटा इकट्ठा करना है, वो पूरा डेटा मतलब एक फॉर्म टाइप का होता है, उसी फॉर्म में बैंकों को KYC का डेटा इकट्ठा करना होता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक shall invariably upload the KYC data pertaining to all new account opened on or after 1 जनवरी 2017 विद सरसई। क्योंकि सरसई हमारी CKYCR है, तो इसलिए 1 जनवरी 2017, याद रखिएगा 1/1/2017 या उसके बाद के जितने भी अकाउंट ओपन हो रहे हैं फ्रेंड्स, उन सब का डेटा CKYCR में अपलोड हो रहा है। उन सब का डेटा CKYCR में अपलोड हो रहा है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बल्कि गाइडलाइन आई है कि इसके पहले के भी जो खाते हैं उनमें भी CKYCR अब होगा। जब भी कस्टमर का आप पीरियोडिक अपडेशन करते हैं उस समय कर दीजिए, लेकिन धीरे धीरे होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप कट ऑफ लाइन अगर मांगा जाए आपसे कि CKYCR में जो हम डेटा बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं वो कब से अकाउंट ओपन होने के बाद दे रहे हैं, तो 1 जनवरी 2017 या उसके बाद अगर कोई खाता खुलता है तो वो जानकारी आपको सरसई को यानी CKYCR को देनी होती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका CKYCR के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। हमें क्या करना होता है? KYC सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री होता है CKYCR। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अथराइज किसको कर रखा है? सरसई को। सरसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको सरसई को अथराइज कर रखा है कि वो एक्ट करेगा या परफॉर्म करेगा फंक्शन किसका? CKYCR का। CKYCR का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? सरसई करता है फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें बैंकों को क्या करना होता है? हर एक कस्टमर की KYC इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना होता है और उसे शेयर करना पड़ता है CKYCR के साथ में। और जो लेटेस्ट टेम्पलेट है KYC का, रिवाइज टेम्पलेट है KYC का, उसी के अकॉर्डिंग ही डेटा तैयार करना पड़ता है बैंकों को। इंडिविजुअल के लिए अलग है टेम्पलेट, लीगल एंटिटीज़ के लिए अलग है। उसके बाद में जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनको जो है RBI की गाइडलाइन के तहत कोई भी अगर अकाउंट ओपन करते हैं वो कब से? 1 जनवरी 2017 या उसके बाद में कोई भी अकाउंट अगर ओपन होता है तो उसका KYC का डेटा सरसई के साथ में अपलोड करना पड़ता है, सरसई के साथ शेयर करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स कि नो योर कस्टमर फॉर्म के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। बुक में तो बहुत कुछ दे रखा है पर यहाँ थोड़ी सी बातें हम कर लेंगे। KYC फॉर्म एज सेड अर्लियर आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल अकाउंट होल्डर व्हाइल ओपनिंग द अकाउंट। तो KYC जो फॉर्म होता है, जब भी किसी कस्टमर का आप अकाउंट खोलते हैं तो उसी समय जो है अकाउंट खोलते समय ही हमें एज ए एनेक्चर जो है एडिशनल वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ ही हम KYC फॉर्म उससे ले लेते हैं। इट थ्रोज लाइट ऑन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द कस्टमर एंड हेल्प द बैंक टू डील विद देम अप्रोप्रिएटली। अब ये क्या करता है? आपने KYC का अगर जो है डेटा ले लिया तो ये कस्टमर के डिफरेंट डायमेंशंस पर डिफरेंट बातें बताता है। हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होती है और साथ ही साथ में कस्टमर के साथ कैसे डील करना है बैंक को, उसके बारे में भी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होती है। द मोस्ट डिटेल्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स विच आर टू बी फर्निश्ड इन KYC फॉर्म आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल है जिन्हें KYC फॉर्म में फर्निश करना होता है, ज़रूर से ज़रूर देना होता है कस्टमर को। वैसे तो बहुत मतलब 25-30 डिटेल दी हैं, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट है उनको रखा है। नाम और एड्रेस होना चाहिए कस्टमर का, पैन नंबर होना चाहिए, टिन नंबर होना चाहिए, उसके स्पाउस की डिटेल, फादर, कितने बच्चे हैं, बेटा बेटी, उनकी डिटेल होनी चाहिए। कोई अगर डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट है दूसरे बैंक या ब्रांच के साथ, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई फॉरेन कंट्री की विजिट पिछले 3 साल में की है तो उसकी भी जानकारी देनी होती है। एनुअल इनकम कितनी है, इसकी भी जानकारी देनी होती है KYC फॉर्म में फ्रेंड्स। ओके, तो KYC फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं
जो देनी होती हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, इन सब के आधार पर ब्रांच विल रिकॉर्ड इन फॉर्म इंडोर्सिंग द आइडेंटिटी एंड जेन्युइननेस। इन सभी जानकारी के आधार पर बैंक कस्टमर को आइडेंटिफाई करेगा, उसकी जेन्युइननेस, उसके डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को चेक करेगा, एड्रेस का वेरिफिकेशन करेगा और उसी के हिसाब से रिस्क परसेप्शन भी तैयार किया जाता है। कस्टमर का कौन सी कैटेगरी में आएगा, लो, मीडियम और हाई में आएगा, उसको भी हम यहीं पर ही डिसाइड करते हैं और साथ ही साथ एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करते हैं कस्टमर के लिए कि वो साल भर में मैक्सिमम कितने रुपए का ट्रांजेक्शन करेगा फ्रेंड्स। ओके, पीरियोडिक अपडेशन शैल बी कैरिड आउट एटलीस्ट वंस इन एवरी। अब देखिए, पीरियोडिक अपडेशन की बात हमने पहले भी की है। हाई रिस्क कस्टमर के लिए हर 2 साल में, मीडियम रिस्क कस्टमर के लिए हर 8 साल में और लो रिस्क कस्टमर के लिए हर 10 साल में हमें पीरियोडिक अपडेशन करना होता है। अब इसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये पहले एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे नो योर कस्टमर पॉलिसी के तहत हमने क्या देखा कि कस्टमर को केवाईसी, जब भी हम कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं तो उसका केवाईसी जो है, केवाईसी फॉर्म भी उससे भरवा लेते हैं एज ए एनेक्शन। उससे हमें ढेर सारी जानकारी मिल जाती है कस्टमर के बारे में, कौन कौन सी जानकारी कस्टमर को जरूर देनी होती है केवाईसी फॉर्म में। काफ़ी सारी जानकारियाँ होती हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसमें हमने काम भर की क्यों लिखी है। नाम और एड्रेस होना चाहिए कस्टमर का, उसका पैन कार्ड हमें मिलना चाहिए, उसके स्पाउस की डिटेल होनी चाहिए, उसके फादर के बारे में, उसके सन डॉटर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई एफडी वगैरह लोन है, एफडी है दूसरे बैंक के साथ या इसी बैंक के साथ, उसकी जानकारी होनी चाहिए। फॉरेन कंट्री की अगर पिछले 3 साल में अगर उसने कोई विजिट की है तो उसकी भी जानकारी उसे देनी होती है। साल भर में उसकी इनकम कितनी है, किस टाइप का बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस का नेचर क्या है, ये सारी बातें उसे बतानी होती हैं। इन सभी के आधार पर, इस सारी जानकारी के आधार पर ब्रांच जो है अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती है, केवाईसी का रिकॉर्ड मेंटेन करती है और साथ ही साथ ये आइडेंटिटी उसकी और उसके डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को चेक करती है, एड्रेस का वेरिफिकेशन करती है और साथ ही साथ एक रिस्क परसेप्शन भी तैयार करती है कि ये किस कैटेगरी का कस्टमर होगा और एक लिमिट सेट की जाती है ट्रांजेक्शन के थ्रेशोल्ड की, मैक्सिमम वो कितनी ट्रांजेक्शन एक साल में करेगा। अब जैसे कोई छोटा मोटा कस्टमर है तो हमने साल भर में 2 लाख उसकी लिमिट कर दी। अगर हमें लगता है कि बड़ा कस्टमर है तो हमने उसकी साल भर में 10 लाख रुपए की लिमिट सेट कर दी। तो ये सारी बातें हमें उसके केवाईसी के फॉर्म को देख करके ही पता चलती हैं। अब जो केवाईसी फॉर्म होता है फ्रेंड्स, उसमें जो कस्टमर का केवाईसी होता है उसको पीरियोडिकली अपडेट करना पड़ता है, यानी हर 10 साल बाद, हर 8 साल बाद हमें कस्टमर की केवाईसी को दोबारा करना पड़ता है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो 10 साल बाद हम लो रिस्क कस्टमर के लिए, 8 साल बाद हम मीडियम रिस्क के लिए और 2 साल बाद हम हाई रिस्क कस्टमर के लिए केवाईसी अपडेशन करते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, जब आप केवाईसी अपडेशन कर रहे हैं तो क्या करना होता है। फ्रेश प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस शैल नॉट बी sought at the time of periodic updation from customer whose categories are low when there is no change in status with respect to their identity and address and a self certification obtained। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई कस्टमर है जो कि लो रिस्क कैटेगरी का है और उसके जो है ना तो एड्रेस में कोई चेंज हुआ है ना उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज हुआ है, तो हम उससे कोई फ्रेश जो है डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं। गाइडलाइन यही कहती है कि कोई फ्रेश डॉक्यूमेंट जो है नहीं मांगने की ज़रूरत है। अगर लो रिस्क का कस्टमर है और जहाँ रहता था वहीं रह रहा है, जो उसकी पहचान वैसी ही है, तो उस केस में हमें अगर कोई चेंजेज नहीं हुए हैं इन सब चीज़ों में, तो हम उससे जो है उसका आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ फ्रेश नहीं मांगते, कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। बस एक सेल्फ डिक्लेरेशन उस कस्टमर से मांग लेते हैं कि जो भी एड्रेस और पहचान पहले थी वही अब भी है। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉरवर्डेड बाई लो रिस्क कस्टमर थ्रू मेल पोस्ट इन केस ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस शैल बी एक्सेप्टेबल। अब याद रखिएगा कि अगर लो रिस्क का कस्टमर है, ठीक है, और वो जो है आपको जो उसके एड्रेस में मान लीजिए चेंजेज होते हैं और उस बात की जानकारी वो अगर मेल से या पोस्ट के थ्रू आपको भेजता है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, हम मना नहीं करेंगे। यानी फिजिकली आकर के वो आपको जमा करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो मेल के जरिए या पोस्ट के जरिए आपको पोस्ट ऑफिस से भेज देता है, अपने एड्रेस चेंज के बारे में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, तो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, मना नहीं करेंगे। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लो रिस्क कस्टमर एट द टाइम ऑफ पीरियोडिक शैल नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन। जो लो रिस्क कस्टमर होते हैं फ्रेंड्स, जो लो रिस्क कस्टमर होते हैं उनके फिजिकल प्रेजेंस के लिए कि वो ब्रांच में ज़रूर से ज़रूर आएँ, इस बात पर हम जब दबाव नहीं देंगे, इंसिस्ट नहीं करना चाहिए हमें। द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव अप्लाई फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड लास्ट वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी। तो हमने कहा कि जैसे हाई रिस्क कस्टमर के लिए 2 साल है, मीडियम रिस्क के लिए 8 साल है और लो रिस्क के लिए 10 साल में हम पीरियोडिक अपडेशन करते हैं। तो ये कब से गिना जाएगा, जब से अकाउंट ओपन हुआ है या जब से आखिरी बार जो है केवाईसी अपडेट हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कस्टमर पहली बार खाता खुलवाता है 2010 में,
तो हाई रिस्क कस्टमर है तो 2012 में उसका केवाईसी अपडेट करेंगे। अब केवाईसी 2012 में हमने 2 साल बाद अपडेट की, तो अब फिर 2 साल बाद 2014 में अपडेट करेंगे, फिर 2 साल बाद 2016 में अपडेट करेंगे। तो ये जो टाइम लिमिट है फ्रेंड्स, वो या तो जब पहली बार अकाउंट खोला गया तब लागू होती है, या लास्ट टाइम कब केवाईसी वेरीफाई हुआ उसके बाद में 2 साल, 8 साल, 10 साल जैसे भी जोड़ना है वैसे जोड़ सकते हैं। फ्रेश फोटोग्राफ शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर हुम अकाउंट वाज ओपन व्हेन दे वर माइनर एंड नाउ बिकम मेजर। तो उन कस्टमर जो जब खाता खोला गया तो वो माइनर था, 18 साल से कम का था, अभी वो मेजर हो गया है, तो उसके नए फोटोग्राफ हम मांग लेते हैं। ई-केवाईसी प्रोसेस यूजिंग OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ पीरियोडिक अपडेशन इज अलाउड। ध्यान रखेंगे कि ई-केवाईसी जो प्रोसेस होता है OTP बेस्ड, उसको भी जो है अलाउ किया जाता है पीरियोडिक अपडेशन के लिए, आप उसे अलाउ कर सकते हैं। वाइल ऑन बोर्डिंग द कस्टमर वाज सब्जेक्ट टू केवाईसी प्रोसेस। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि OTP बेस्ड ई-केवाईसी आप तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उसका खाता खोला गया था पहली बार, तब उसकी पूरी केवाईसी प्रोसेस अगर हुई थी तो आप OTP बेस्ड जो है ई-केवाईसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बार केवाईसी हुई, यानी पहली बार उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो अगर पीरियोडिक अपडेशन के टाइम पे अगर आप फिर से ई-केवाईसी OTP बेस्ड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इन एडिशन टू फुलफिल ए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, केवाईसी फॉर्म आल्सो सर्व एज ए टूल टू क्रॉस सेल डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। तो यहाँ पर हम देखें कि जो केवाईसी फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो गाइडलाइन है उसको तो फुलफिल करने के काम आता ही आता है, साथ ही साथ में ये एक टूल बनता है क्रॉस सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को। कस्टमर को कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं, ये बात की जानकारी अब उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट से पता कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इनकम कितनी है, एज कितनी है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी बातें आपको केवाईसी फॉर्म से मिल जाती हैं। तो इस हिसाब से हम टारगेट कर सकते हैं कस्टमर को, कोई दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया केवाईसी फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पीरियोडिक अपडेशन वाला ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप मान के चलिए प्रमोशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके CIB के एग्जाम में भी पूछा जाता है। 2 साल होता है हाई रिस्क के कस्टमर केस में, 8 साल होता है मीडियम रिस्क के कस्टमर के केस में, और 10 साल होता है लो रिस्क के कस्टमर के केस में। कुछ कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशन है? अगर कस्टमर लो रिस्क है और उसके एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ में कोई चेंजेज नहीं आए हैं, तो हम कोई फ्रेश डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे उससे, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन दे देगा, उससे काम चल जाता है। अगर कोई कस्टमर है उसके एड्रेस में चेंज हुआ है और वो नए एड्रेस का प्रूफ आपको मेल से या पोस्ट के थ्रू भेजता है, सर्टिफाइड कॉपी भेजता है, लो रिस्क के केस में मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ ज़्यादातर बातें यहाँ पर हमने जो की हैं वो लो रिस्क के कस्टमर के केस में ही की हैं। लो रिस्क कस्टमर के लिए हम की ब्रांच में उसे आना है, फिजिकली प्रेजेंट होना है, इस बात के लिए हम जोर नहीं देंगे फ्रेंड्स। ओके, जो टाइम लिमिट हमने 2 साल, 8 साल और 10 साल की लिमिट सेट कर रखी है, वो कब से लागू होगी? पहली बार जब खाता खोला है या लास्ट टाइम कब केवाईसी वेरीफाई हुआ था, उसके आधार पर करते हैं। अगर कोई कस्टमर जो पहले माइनर था, जब खाता खुलवाया था उसने, अब वो मेजर हो गया है, यानी 18 साल से ज़्यादा का हो गया है, तो उसके फ्रेश फोटोग्राफ हम ले लेते हैं। ई-केवाईसी OTP बेस्ड भी जो है पीरियोडिक अपडेशन के लिए एक्सेप्टेबल है, बशर्ते कंडीशन सिर्फ ये होती है कि जब पहली बार कस्टमर का खाता खोला गया है तो उसकी केवाईसी प्रॉपरली हुई होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि जो केवाईसी फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वो तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल करता ही करता है, साथ ही साथ में एक क्रॉस सेलिंग के लिए जो है एक अच्छा खासा जो है जानकारी का टूल भी बनता है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया, इसी के साथ में हमारा ये यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को केवाईसी और कस्टमर ड्यू डिलीजेंस इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि CKYCR का रोल कौन निभाता है हमारे देश में, सर सही या कौन निभाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।